हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज। क्या करने वाले हैं सर? आज अपन सीए फाइनल नवंबर 2022 के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं पूरे गेमिफाइड मैनर में। रुको जरा, सबर करो, कुछ आप लोगों को बेसिक चीजें बता देता हूँ शुरू करने के पहले। क्या हुआ, आंसर ठीक हो गया क्या? नहीं नहीं, पहले ही क्वेश्चन है सर। शुरू करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो क्या है सर? ये वीडियो में हम लोग सीए फाइनल फाइनल नवंबर 2022 का जो एमसीक्यूज था वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मेरी बात सुनो। रात के 12 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट इसको गेमिफाइड वर्जन में डाला है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से प्ले करें। तो ये जो गेम होगा एमसीक्यू का, अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ, एमसीक्यूज जो नवंबर 2023 के थे वो बहुत ज्यादा, कमेंट्स नहीं दूंगा टफ थे, डिफिकल्ट थे, बट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थे, बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं थे। पर क्या है, आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि सर उनका नवंबर 22 में पेपर था और उनको आंसर्स जानने हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग, नॉट इन द टर्म्स ऑफ आंसर, आई एम सेइंग इन द टर्म्स ऑफ कोलेटिंग द क्वेश्चंस। देखो सर, क्वेश्चन तो जैसे कि आपको पता है एमसीक्यूज के मिलते नहीं है। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को बोला था मेरे को द रैंकर वे पे मैसेज करो, और उन्होंने मेरे को करीबन 150 से 140 मैसेज आए थे, जिसमें बच्चों ने, किसी ने एक क्वेश्चन भेज दिया, किसी ने दो, किसी ने 16 क्वेश्चंस के एक एक लाइन में लिख के भेज दिए। सारे मैसेजेस पढ़ के मुझसे जितना हो पाया मैंने सही ऑप्शंस जो एग्जैक्टली पेपर में आए थे, जो सही कॉन्टेक्स्ट वो जो पेपर में आया था वो मैंने बनाने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बना है पर कॉन्सेप्ट जरूर वही है। पर मैं मानता हूं एग्जाम में वो थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं, थोड़ा और इधर उधर की बातें करते हैं जिससे कंफ्यूजन का ज्यादा स्कोप होता है। पर मैं ये बोल देता हूं, दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव प्रिपेयर्ड टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सर अभी ये मैं बता दूं, ये मई 23 और नवंबर 23 वालों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नवंबर वाले 2022 वाले मेरे को पता है तुम चेक करने आए हो अपने आंसर्स, तुम अपने रिस्क पे कर लो। मेरे को नहीं पता मैं करता कि नहीं करता, पर तुम अपने रिस्क पे कर लो, मेरी कोई रिस्क नहीं है। तुम अपने रिस्क पे करना ये पेपर चेक। और सर पेपर जो है ना, जितना मैंने कोलेट किया उसी के बेसिस पे जज करूंगा। अब मान लो पेपर अगर इजी, इससे ज्यादा टफ आया था और वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो बस इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मेरे को माफ कर देना। मैं तुमको ये बताऊंगा अगर ये पेपर होता तो पेपर इजी था कि टफ था एमसीक्यूज के हिसाब से। और एक और चीज बता दो, जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उसको मैंने भी 2 मार्क्स दिए, और जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे मैंने भी उसको 1 मार्क्स दिए। और मैं आपको बता दूं टोटल 22 क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल 22 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने लगभग लगभग 19 क्वेश्चन ठीक से कोलेट कर लिए। पर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 18 क्वेश्चन कोलेट कर लिए, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो बन ही नहीं पा रहे थे, लोगों से क्वेश्चन भी नहीं याद आ रहा था, तो हमने छोड़ दिया। अब सर केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, पर उसका भी हमने कॉन्सेप्ट निकाल करके उस पर क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, चलो गाइस शुरू करते हैं। तुम लोगों को आराम से मेरी स्क्रीन दिख रही है, तुम स्क्रीन देखो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। और मैं रुकूंगा तो तुम पॉज करो, आंसर दो, मैं डिस्कस करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिकली सॉल्व करना पॉसिबल था कि नहीं था। तो तुमको ये भी समझ आएगा कि तुम्हारे प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी कि सही में वाकई में इम्पॉसिबल था। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल भी बायस्ड ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। इतनी मेहनत रात को बायस्ड ओपिनियन देने के लिए नहीं करता है इंसान। सुनो मेरी बात। अ पर्सन अलोंग विद हिज सन होल्ड्स एग्जैक्टली 2% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। इज ही क्वालिफाइड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? आपको पता है सर एक सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 है, उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बहुत सारे क्वालिफिकेशन बता रखे, डिसक्वालिफिकेशन बता रखे, जिन्होंने बोला, उधर उन्होंने एक चीज बोली सर कि अगर आप 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, मैंने बोला जो होएगा होएगा। अभी मेरे को नहीं पता आंसर, दिस आंसर इज प्योरली लक, 50% आर या 50% पार। अब सवाल ये सर, एग्जैक्ट 2% वोटिंग पावर अगर होगा, एग्जैक्ट 2% वोटिंग पावर अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? ऑप्शन क्या है? यस, एज द शेयर होल्डर ऑफ रिलेटिव इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पस। अरे गलत बात है ना, शेयर होल्डिंग रिलेटिव का तो कंसिडर करोगे। नो, वेर अ पर्सन विद दिस रिलेटिव होल्ड्स नॉट लेस देन 2% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, सच पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये भी सच हो सकता है। ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, ये भी सच हो सकता है। नेक्स्ट, यस वेर अ पर्सन विद दिस रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2%, उधर था नॉट लेस देन, इधर मोर देन 2% है ऑफ द कंपनी, सच पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। ओ हो, एंड नो एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी। नहीं सर, ये तो गलत बात है, आप 2% वोटिंग पावर तक होल्ड कर सकते हो। पर मैं ये ऑप्शन टिक करूंगा और ये आंसर जो है ये सही है।
पर सर बात क्या थी, बात ये थी कि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एज पर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एज पर सेक्शन 149 मेरा पर्सन और रिलेटिव होल्ड्स नॉट लेस देन 2%, मतलब 2% से ज्यादा, मतलब 2% से कम नहीं, 2% से ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कशन उतना ही करेंगे, आंसर दे दे के बढ़ते चलेंगे। एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन है सर, एम्प्लॉयड इन इंडिया, अर्न्स 3 करोड़, सैलरी नेट ऑफ टैक्स 3 करोड़, टैक्स कटने के बाद 3 करोड़ कमाता है, और $1 का 80 रुपए है, एंड ही वांट्स टू रेमिट द होल मनी टू हिज फैमिली। हाउ मच कैन ही रेमिट? द रेलेवेंट एक्सचेंज रेट इज $1 इज ₹80। सर अगर आपको याद है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर कितना रेमिट कर सकता है वो, 2,50,000 तक रेमिट कर सकता है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 करोड़। 3 करोड़ का 80 के हिसाब से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 करोड़ को 80 के हिसाब से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, आपको आएगा करीबन 3,35,000 डॉलर्स। तो सिर्फ अपने को पता है $2,50,000 तक का लिमिट है, तो अपन $2,50,000 पे टिक करेंगे। पर रुक जाओ, उसमें एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन था कि अगर तुम पर्सन रेसिडेंट, टेम्पररीली रेसिडेंट इन आउटसाइड इंडिया हो, मतलब तुम बाहर के ऊपर इंडिया आ रखे हो टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं, तो उस केस में आप ना अपनी पूरी इंडिया की कमाई जो है इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हो अपने फैमिली के लिए। तो यहाँ पे आप 3,75,000 डॉलर रेमिट करना चाहते हो तो आप पूरा रेमिट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इस पे कोई और ओपिनियन है, कोई फैक्ट्स है जो मैं मिस कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, टेंशन लेने की जरूरत लाइफ में नहीं है। PRI बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, PRI बट वो छूट गया, चलो अपन वो देख लेंगे, पर PRI बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया विल हैव टू, जो भी था वो पूरा सैलरी डेबिट कर सकता है। सर व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर? तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, चल जाना, क्या कर रहे हैं? चलो थोड़ा जूम करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर? ये तो आंसर छोड़ो, देखे बिना बता दो। सर ये सुपर इजी था, सुपर इजी था। कोरम के लिए कितना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए क्या कोरम चाहिए होता है? कोरम आपको पता होना चाहिए 33% होता है। ये तो इजी था सर, ये तो पूरा स्कोरिंग था, इसमें तो मतलब आईपीसी में तुमको कोरम नहीं पता, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइनल अवार्ड वाज रेंडर्ड under arbitration. Later on, it was found that certain claims were not adjudicated. Within how many days can the parties apply to arbitrator to make an additional award covering those issues? सर ये भी बहुत इजी प्रोविजन था, आप आर्बिट्रेशन तो पढ़ के जाओगे। वो बोल रहे हैं कि अवार्ड पास हो गया था, पर एक्चुअली इजी नहीं, क्वेश्चन इजी था, पर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा ना, वो अनोइंग था। उन्होंने क्या पूछा? फाइनल अवार्ड पास हो गए, फाइनल अवार्ड में कुछ मैटर डिस्कस करना रह गया, अब उस मैटर का क्या करेंगे? अब उस मैटर को आप वापस से रेज कर सकते हो क्या? अगर हाँ तो कितने दिन के अंदर? ऑप्शन दिया 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन। सर मैं नहीं पता मेरे को, मैं अगर खुद देता पेपर तो शायद मेरे को नंबर ऑफ डेज याद नहीं रहते, पर नंबर ऑफ डेज याद नहीं रहते तो मेरा फेवरेट 30 डेज है, मैं वो टिक मार के आता। प्रैक्टिकली इट इज नॉट सेंसिबल ऑफ देम टू आस्क सच रट्टा वाला क्वेश्चन, बट है यार जो है, मतलब अपन कर क्या सकते हैं। ठीक है, अब सर देखो इन्होंने क्या पूछा, सेबी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट शोइंग द ट्रू एंड फुल एक्टिविटीज ऑफ सेबी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू डैश विद इन डैश। सेबी अपने पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट किसको देगा और कितने दिन के अंदर देगा? सर ज्यादा से ज्यादा आप ये दिमाग लगा सकते हो कि सीजी, सेबी जो जाता है रिपोर्ट लेके सीजी के पास जाता है, वो एक दिमाग लगा सकते हो, पर कितने दिन के अंदर, दैट इज वन सेक्शन दैट वी डोंट रीड विद सो मच, बिकॉज उसके बाद ही सुपरसीडिंग का प्रोविजन है। तुम सुपरसीडिंग पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे? पर चलो ठीक है, सुपरसीडिंग पे भी क्वेश्चन आया, तो ये वाला प्रोविजन का आंसर क्या था सर? प्योरली रट्टा पे इसका आंसर है सीजी जो है 90 डेज पे क्या करेगा। और मैं आपको बताऊं यार, इंस्टीट्यूट ने जितना मेरे को मार्किंग का लोगों ने बताया कि कौन सा 2 मार्क का था, कौन सा 1 मार्क का था, इंस्टीट्यूट ने ये छोटी सी चीज की है कि जो एकदम रट्टा वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ना, उसमें 2 नंबर दिया, और जो थोड़ा भी लॉजिकल था उसमें 1 नंबर दिया। सॉरी सॉरी, हाँ जो रट्टा वाला था उसमें 2 नंबर दिया इन्होंने, तो रट्टा वाले में तुम ज्यादा मार्क्स भी दे रहे हो। ठीक है यार, अभी हमने चूज किया, हम करेंगे ये कोर्स। क्या लिखा है? बोर्ड टू फर्निश द सीजी रिटर्न स्टेटमेंट, आपको वही है सेक्शन 18 के हिसाब से आप फर्निश कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। सर मैं आपको बताऊं, इसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल के देखेंगे, मेरे को पता नहीं हमेशा ओपन रहता है क्या, तुमको पता होगा तो मेरे को बताना, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। पर जरा पढ़ो सर क्या लिखा है। Where a person fails to comply with any provision of this act or rules or regulations made thereunder, क्या हो रहा है? Where a person fails to comply with any provision of the acts, rules or directions issued by the board for which no separate penalty has been provided, सच पर्सन शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ। देखो सर सेबी की वो पेनल्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 15 HP की पेनल्टी हम याद भी करते हैं, HB है बाकी, पिक्चर अभी है बाकी मेरे दोस्त। अगर हमने अभी तक कोई पेनल्टी बतानी रह गई, तो जो आपका बेस पेनल्टी है 1 लाख से 1 करोड़,
तो अगर ऑप्शंस यही थे ना, अगर ऑप्शंस यही थे ना, तो मेरे हिसाब से 1 लाख से 1 करोड़ तो है वो, ये तो आना चाहिए। मतलब अभी हम ये भी नहीं ब्लेम कर सकते कि हम कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे। सेबी का जो 15 से एचपी का पेनल्टी है वो तो अपने को करना ही पड़ेगा, वो तो क्लासेस में भी बताया जाता है, वो तो आपको भी पता है इंपॉर्टेंट है। तो वो तो देखो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखो ब्लेम डालना बहुत आसान होता है। हमने बोल दिया यार इंस्टीट्यूट पास तो अपने को होना है, उनको फर्क पड़ रहा है कि हम फेल हो रहे हैं क्या? दुनिया में तुम्हारे तुम्हारे परिवार के अलावा किसी को पढ़, तो रियलिटी इज दिस, टिल द टाइम यू पॉइंट फिंगर एट समवन एल्स लाइफ इज वेरी इजी फॉर अस, बट दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। ठीक है, ये मैं तुमको एज अ टीचर बोल सकता हूँ, ये तुमको पता होना चाहिए। जो नहीं पता होना चाहिए वो मैं तुमको बता दूंगा, तो ये एज अ टीचर मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको पता होना चाहिए। 1 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी होगी, ये बेस पेनल्टी है सर, पूरा याद करने के लिए ये बेस है, ये पेनल्टी। इसके ऊपर 1 लाख रुपीज पर डे ऐड कर दो तो ये बेस पेनल्टी। ठीक है, चल जाओ मेरे भाई, क्या हो गया आपको? रुक जाओ। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा है सर, अ प्रॉपर्टी अटैच्ड was attached under PMLA. The person whose property was attached died subsequently without filing the appeal and 45 days have expired since the attachment of order of attachment. Can his son file the appeal before the tribunal? आपको अपील फाइल करना होता है 45 दिन के अंदर। आप अपील फाइल करे बिना, जो पर्सन था उसकी डेथ हो गई, अब उसका सन बोल रहा है मैं अपील फाइल करूंगा, क्या वो फाइल कर सकता है? तो हमको एक प्रोविजन याद है सर, पीएमएलए के एकदम लास्ट वाला प्रोविजन है, और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 71 या 2 है, उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग ये क्वेश्चन में, और शायद इसके पहले भी वो सेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि आपका जो सन है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे जाकर के अपील फाइल कर सकता है, प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकता है। अब सर 45 डेज के अंदर अपील फाइल करना चाहिए था, अगर आपने 45 डेज के अंदर फाइल नहीं किया, तो आपको जाके ट्राइब्यूनल से कॉन्डोनेशन फॉर डिले लेना पड़ेगा। मतलब आपको उसको बताना पड़ेगा भाई सफिशिएंट कॉज था, इसीलिए मैं फाइल नहीं कर पाया, प्लीज मेरे को एक्सटेंशन दे दो। अगर ट्राइब्यूनल एक्सटेंशन देगा तो ही तुम फाइल कर पाओगे। तो क्या वो फाइल कर पाएगा? पहला आंसर लिखा है नो, ओनली द पर्सन हुज प्रॉपर्टी कैन बी इज अटैच कैन बी फाइल, नहीं सर गलत बात। दूसरा लिखा है यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अपील आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ आरओसी, आरओसी कहां से आ गया बीच में? पर मेरे को लगता है वो ऑप्शन नहीं होगा, मैंने बनाया होगा। तीसरा, यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल, मतलब मेरे को लगता है, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ तुमको, मैंने बनाया है, ठीक है, वो मेरे को 3 ऑप्शन मिल गए थे, फोर्थ ऑप्शन नहीं मिल रहा था। थर्ड ऑप्शन क्या है? यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अपील आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ सीजी, ना बाबा, यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अपील सब्जेक्ट टू कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बाय द ट्राइब्यूनल। ये मेरे को लॉजिकल लग रहा है सर सबसे, ये इसका आंसर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्डोनेशन फॉर डिले का प्रोविजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है भाई, पॉइंट्स का क्या करना है मेरे को। चलो सर, इस तरीके से अपने 19 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। द कंपनी इशूड एसआर इक्विटी शेयर, एसआर इक्विटी शेयर पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। द कंपनी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एज मेंशन बिलो फॉर सेबी एलओडीआर पर्पसेस whether the composition of RMC is correct as or per correct or not as per SEBI LODR regulation. There are total 12 डायरेक्टर्स, टोटल 12 डायरेक्टर है किसमें? कंपनी में मेरे हिसाब से। उसमें एक एमडी, एक डब्ल्यूटीडी, एक वुमेन डायरेक्टर, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर डायरेक्टर, 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Company has constituted company has constituted risk management committee consisting of 9 members, out of which 6 are directors, out of which 4 are independent directors. सर इसके लिए कुछ नहीं, पहले आरएमसी का प्रोविजन याद करो। आरएमसी कहता है कि आप लोगों का डायरेक्टर मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, मेजोरिटी उसमें इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी उसमें क्या होने चाहिए? मेजोरिटी उसमें क्या होने चाहिए? डायरेक्टर्स होने चाहिए। पर उसमें मेजोरिटी डायरेक्टर्स होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। पर अगर तुम्हारी एसआर इक्विटी शेयर वाली है, एसआर सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर है, तो आपको 2/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर कंपनी में कितने मेंबर है? 9। तो सर 9 का 2/3 कितना होगा? 9 का 2/3 कितना होगा? 6 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। यहां पे तो आपने 6 डायरेक्टर और 4 इंडिपेंडेंट रखे हैं। तो सर आंसर्स क्या है पढ़ते? पहला, NRC is not validly formed as it is having minimum 3 members, majority of them being member of the board, but at least 2/3 of them as total members are not independent director. पहला वाला क्या होगा? 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। दूसरा, एनआरसी इज फॉर्म वैलिडली एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वर 9, आउट ऑफ विच मेजोरिटी वर डायरेक्टर्स। ठीक है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो बात करो। तीसरा, NRC is validly formed as it is having minimum 3 members, majority of them being members of board and having at least 2/3 of total director as independent director. अच्छा, इधर नॉट, इधर वैलिडली फॉर्म लिखा है, पहले में नॉट वैलिडली फॉर्म लिखा है, बात वही है, नॉट वैलिडली लिखा है। और एनआरसी इज फॉर्म वैलिडली एज टोटल मिनिमम मेंबर्स वर 9। नहीं सर, मिनिमम आपको 3 मेंबर चाहिए। तो मैं आपको बोलूं पहला वाला आंसर करेक्ट है, वैलिडली फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं थे तुम्हारे। 2/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं थे।
अब सर एक ना क्वेश्चन आता है वहां पे इंटरप्रिटेशन का, पिछले वाले क्वेश्चन में, जो तुम लोग सोच सकते हो, मुझे भी बताना क्या थॉट्स है आपके, कि अगर एक कंपनी में टोटल 9, एक कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में टोटल 9 मेंबर रखे, 9 में उसको मेजोरिटी डायरेक्टर चाहिए थे, तो उसने क्या किया, 6 लोगों को डायरेक्टर रख दिया। अब जो आपने बोला दो, 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो 2/3 किसके, 9 के कि 6 के? अगर 6 के 2/3 मतलब 4, तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तो कंप्लायंस हो गया। सर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे तो कंप्लाइंस हो गया। तो सर एक बार जरा ना सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में जाता हूँ, ठीक है, मैंने खोला नहीं है, मैं खोलता हूँ। एक बार जरा अपन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में जाते हैं, ठीक है। अपन मैं एक बार खोल करके आपको बताता हूँ, पॉज करके। ये रहा सर आंसर आपके सामने। सर ये सेबी एलओडीआर ताजा ताजा डाउनलोड किया हुआ है, पढ़ो, सेकंड लाइन आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, देखो क्या लिखा है, the risk management committee shall have minimum 3 members, with majority of them being member of board of directors, including at least one independent directors, and in case of listed entity having outstanding SR equity shares, at least 2/3 of the risk management committee shall comprise of the independent director. 2/3 of the risk management committee, मतलब 9 के 2/3, मतलब 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए थे सर, बात खत्म, गलत कॉम्पोजिशन है। इतना नहीं भी सोचते तो आप वही आंसर पे लाते, 2/3 आपको लगेगा टोटल का ही होगा ना, क्यों, डायरेक्टर का होगा। बट आप लोगों का पॉइंट एक आया था मेरे को मैसेज ध्यान में, तो मैंने उसको एड्रेस कर दिया। अब मेरी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, मेरा भाई, आ जाओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो सर, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी, अच्छा, नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ का, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, शेयर प्रीमियम रिसीव्ड ऑफ, क्या क्या चीजें कंसिडर किया है देखो, शेयर प्रीमियम 60 करोड़ का जो ट्रेडिंग से आया है, किससे आया है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज से आया है। दूसरा, इनकम टैक्स प्रोविजन 20 करोड़ का, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 6 करोड़ का, कंप्यूट द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन एज पर सेक्शन 197, वेर देर इज ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर। सर आपका 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसमें से 60 करोड़ शेयर प्रीमियम से आया है, 20 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है, और आपका डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से 6 करोड़ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन बताओ। आपको पता है ये क्वेश्चन 190 से 198 का और 197 का मिला के है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो कितना परसेंट मैक्सिमम देते हो, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, 198 के हिसाब से, 198 के हिसाब से पहले ले लो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का, उसमें देखो क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है। शेयर प्रीमियम आया है 60 करोड़ का, आई थिंक शेयर प्रीमियम के अलावा जो भी वर्ड इन्होंने यूज किया होगा, अगर आपको पता हो तो वापस बता देना। पर शेयर प्रीमियम जो है 60 करोड़ का, वो आप इंक्लूड करोगे क्योंकि वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम है, वो कोई आपका ट्रेडिंग इनकम या कोई कैपिटल इनकम नहीं है, वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम है, वो 60 करोड़ इंक्लूड होंगे, उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इनकम टैक्स प्रोविजन 20 करोड़ का, उन्होंने बोला है एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है। पर आपको पता है जो नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 में होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना होता है। वहां मैंने अपने नोट्स में ब्रैकेट में लिखा भी है, पीबीटी लेना, पीबीटी पीएटी नहीं। तो इनकम टैक्स प्रोविजन 20 करोड़ का एडजस्ट नहीं होगा, तो 100 में 20 करोड़ ऐड कर दो, 120 करोड़। और उसके बाद जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 6 करोड़ का है, वो भी एडजस्ट नहीं होना चाहिए था, क्यों, नेट प्रॉफिट बिफोर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लेते हो, ऐसा 197 में लिखा है। तो सर आपका 126 करोड़ आएगा, 126 करोड़ का 5%, 6.3 करोड़ आना चाहिए, तो 6.3 करोड़ आपका आंसर है। और गाइस ये क्वेश्चन ना, मैं डिफिकल्ट या इजी नहीं बोलूंगा, पर मेरे को लगता है हाँ भाई सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दो, तो जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको उसके मेहनत का फल मिलेगा। मतलब इट वाज अ डिसेंट क्वेश्चन, मतलब जो करके जाएगा वो बहुत लोगों ने किया भी। अगर आप ये सोच रहे हो अरे मैंने नहीं कहा, बहुत लोगों ने किया, जितने लोगों ने मेरे को आंसर भेजा था उन्होंने क्वेश्चन याद रखा, सोल्यूशन भी उन्होंने सॉल्व करके किया, तो आई थिंक दैट वाज फाइन। सर यार, निधि कंपनी इज प्रपोजिंग टू पे अ डिविडेंड, एंड ऑफ डिस्कशन, ये तुमको आना चाहिए, बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, 25% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। अमेंडमेंट का वीडियो भी डाला था और इस पे हमारी बहुत आराम से चर्चा भी हुई थी। डिविडेंड 25% है सर निधि कंपनी का, उसके आगे की बातें सारी हट गई है। आगे सर पढ़ो, फेमस एक और क्वेश्चन आया, स्पोर्ट्स एकेडमी इन इंडिया इज कंडक्टिंग a tournament in UAE. The prize amount is $50,000 and $25,000 for the first prize and second prize respectively. Approval is required from, सर आप प्राइज दे रहे हो,
ये लोग वो शेड्यूल 1 पे आ गए जहां पे ये लोग बहुत सारे लिस्ट है। आप अगर प्राइस दे रहे हो तो आपको किसका अप्रूवल लगेगा? आइडियली आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लगता, पर तब लगता अगर $1 लाख के ऊपर का खर्चा है। यहाँ पे आप टोटल $75,000 का खर्चा कर रहे हो, 50,000 प्लस 25,000, तो आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे किसी का भी अप्रूवल नहीं लगना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं भैया, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हाउएवर नो अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड सिंस द अमाउंट इज विद इन 1 लाख। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। चौथा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट नो अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड सिंस द अमाउंट इज एग्जैक्टली 75,000। भाई ऐसा एग्जैक्टली 75,000 वाला कुछ नहीं है, $1 लाख वाला है। अब सर ये वापस से जिसने पढ़ा होगा उसको $1 लाख आराम से याद होंगे तो मैनेजेबल है। नहीं पढ़ा होगा फेमा, जो कि नहीं पढ़ते हैं, हम भी कभी कभी एडवाइस करते हैं कि फेमा नहीं हो पा रहे तो छोड़ दो। तो क्वेश्चंस तो आएंगे यार। अगर तुम कुछ चीजें छोड़ के जा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट द पेपर टू गो परफेक्ट। लेट्स मैच आवर हार्ड वर्क एंड एक्सपेक्टेशन, दो। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं सोच रहा हूँ मैं कम पढ़ूंगा और ज्यादा आएंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट जो है हर कॉर्नर में जा रहे हैं, राइट? समझो, नेक्स्ट पॉइंट समझो सर। An Indian company is holding more than 51% of the equity in the company that is in, again guys, just in case if I am going anything wrong, मतलब मेरे से कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो गई या मैंने कोई क्वेश्चन को मिसरीड कर लिया, बिकॉज तुम एग्जाम माहौल में जब रहते हो तुम्हारा दिमाग 30 गुना ज्यादा तेज चलता है। तो तुम लोगों को अगर कोई भी गलती लगे तो प्लीज पॉजिटिवली कमेंट में बता देना। नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट द एफर्ट दैट आई कुड हैव डन। ठीक है, तो प्लीज इसका गलत मत करना कि इंसान डीमोटिवेट हो जाए आगे से ऐसी चीजें ना करने के लिए। तुम मानोगे नहीं पर इसको कोलेट करने में, एक एक शब्द कोलेट करने में बहुत मेहनत की है दोस्त। अगर किसी के एमसीक्यू, ये एमसीक्यू अगर 20 लोगों ने भेजा, तो किसी ने अगर ये फोर्थ ऑप्शन मेरे को कहीं से मिल गया तो मैंने वो उठा के डाल दिया। तो डू मेक श्योर दैट अगर कुछ हो तो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन उठाओ, कमेंट अपन डिस्कस करेंगे, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखो, सर एन इंडियन कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ इक्विटी इन अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कैन द इंडियन कंपनी चेंज इट्स फाइनेंशियल ईयर टू मैच इट विद द फॉरेन सब्सिडरी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन? ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये तगड़ा क्वेश्चन था सर, ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, घुस के मारा है। सर ये क्या बोल रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है बाहर, बाहर सब्सिडरी है, तो क्या सब्सिडरी के लिए मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दूंगा? द आंसर इज, द आंसर इज यस, नो, व्हाट? द आंसर इज यस। सर आप अगर होल्डिंग हो, आपकी सब्सिडरी बाहर है, तो उनसे मैच करने के लिए भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। इमोशनल नहीं होना कि मैं होल्डिंग हूं, मैं क्यों सब्सिडरी के लिए चेंज करूंगा, वो मेरे लिए चेंज करेगा। सर आपकी अगर होल्डिंग या सब्सिडरी कोई भी अगर इंडिया के बाहर की है, उसको मैच करने के लिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हो तो आप सीजी को एप्लीकेशन दे सकते हो। तो पहला आंसर है नो, क्योंकि कंपनी को 75% शेयर्स लगेंगे, नहीं भैया सब्सिडरी है काफी है। दूसरा नो, इन ऑर्डर टू चेंज इट द होल्डिंग कंपनी शुड हैव 100% शेयर होल्डिंग, बिल्कुल भी नहीं सर। तीसरा, द सब्सिडरी हैज टू चेंज इट्स फाइनेंशियल ईयर, होल्डिंग कंपनी इन इंडिया कैन चेंज इट्स फाइनेंशियल ईयर, नहीं भैया। फोर्थ ऑप्शन, यस आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीजी, सीजी के अप्रूवल के बाद आप कर सकते हो। और यहां पे मैंने आपको समझाया भी है सर, देखो मैंने आपको पूरा 241 का सेक्शन का रेफरेंस डाला और मैंने समझाया, मेरा कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट, द सीजी में ऑन एन एप्लीकेशन allow any period as its financial year whether or not such period is a year। मतलब सर आप होल्डिंग भी हो ना तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सर, Mr. X, a member of Nidhi, has taken a loan from the Nidhi and on the date of loan, he was holding 1,000 shares. After obtaining a loan, Mr. X wants to sell. What is the minimum number of shares X can sell? Sir, amendment था, नहीं आना is not acceptable. Amendment था, हमने अमेंडमेंट का वीडियो अलग से डाला, फिर मैंने पूरा निधि का रिवीजन पूरा वीडियो आपके लिए अलग से डाला, नोट्स मैंने अपडेटेड आपके लिए फ्री में टेलीग्राम पे डाल दिए, ये आना चाहिए। 2 क्वेश्चन आए, दोनों अमेंडमेंट पे आए, ये स्कोरिंग है और बहुत लोगों ने किया भी है। अगर आप 100 शेयर होल्ड कर रहे हो तो कितना बेच सकते हो? लॉ ने बोला टेन्योर में, जब तक लोन चालू है तब तक मैक्सिमम 50% बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। तो इन दिस केस यू कैन ट्रांसफर हाउ मच, यू कैन ट्रांसफर मैक्सिमम 500 शेयर्स, उससे ज्यादा ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? बोलो सर, तुमको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन सस्पेंशन ऑफ, अच्छा जो मैं बीच बीच में पॉज कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, मेरी स्क्रीन मूव हो रही है पर यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं इसलिए पॉज करके मैं वापस से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अपॉन सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउ मच कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आपका सीओआर सस्पेंड हो गया
कितना खर्चा आप अभी भी कर सकते हो? सर ऑप्शन है, 25% यूज कर सकते हो, 75% सर सस्पेंशन के बाद यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द फंड्स, कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, पूरा 100% यूज कर सकते हो। तीसरा, 25% यूज कर सकते हो, और बियॉन्ड 25% सीजी का अप्रूवल लगेगा। और चौथा, नो फंड्स कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग सस्पेंशन, एकदम कर ही नहीं सकते। सर ये, आई थिंक एफसीआर इज अ चैप्टर विच यू हैव टू रीड एंड गो, और ये प्रिटी, इट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज फोकस ऑन। 25% यूटिलाइज करोगे सर, बाकी 75% आप नहीं यूटिलाइज कर सकते। बाकी 75% आप रिवोकेशन के बाद ही यूटिलाइज करोगे। मैंने फिर से यहाँ डाल दिया है सर, रूल 14 डाला है, अप टू 25% आप विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी कर सकते हो for declared aims and objectives, or remaining 75% shall be utilized only after revocation, cannot spend with CG permission also। ये मैंने अपने नोट्स में लिखा है ऑलरेडी कि सीजी के परमिशन के साथ भी आप नहीं स्पेंड कर सकते। सर ये एक प्रेफरेंशियल पेमेंट वाला क्वेश्चन आया था सिक्योर्ड क्रेडिटर का, मेरे को ऑनेस्टली इसके ऑप्शंस भी नहीं मिले और क्वेश्चंस भी शायद इतना इनकम्प्लीट है कि मेरे को नहीं समझ आया। पर ये बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रेफरेंशियल पेमेंट अमाउंट टू बी मेड टू सिक्योर क्रेडिटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में सिक्योर क्रेडिटर को कितना पेमेंट करोगे? वर्कमेंट ड्यूज है 72 लाख, सिक्योर क्रेडिटर है 144, जीएसटी गवर्नमेंट ड्यूज है 8 लाख, और लास्ट में सिक्योरिटी वैल्यू है 48 लाख। मेरे को ये नहीं समझा, ये सिक्योरिटी वैल्यू ही था कि कुछ और था? मेरे को इसके ऑप्शंस भी नहीं पता, मैंने बस डाल दिया है ताकि आपको अगर कुछ याद आए तो कमेंट में बता दो, तो मैं ये जो लिंक होगा ना कम से कम उसमें अपलोड कर दूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा। पर आपको कुछ आइडिया हो तो मेरे को बता देना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता। पर एक बार के लिए मैं नो आइडिया डाल के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? वो वाला नो आइडिया नहीं था, ये वाला नो आइडिया था, एक आंसर गलत हो गया मेरा, ठीक है? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी हैज टू बी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी? फेवरेट था सर सेबी इस बार इनका, फेवरेट था। बोले, आपके अनलिस्टेड, आपके मटेरियल सब्सिडरी में, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में आप अपने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओगे? सर आंसर आपको आता है या नहीं आता है? आंसर है सर इसका, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओगे आप। आपके कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो जा करके आपके सब्सिडरी में बैठेगा, ठीक है? ये रेगुलेशन 24 से क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ ठीक है, चलो आगे चलो बेटा। हाँ सर पढ़ो, एक्स लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज अक्वायर्ड बाय लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एक अनलिस्टेड कंपनी ने लिस्टेड कंपनी को अक्वायर किया है एंड इशूड इट शेयर्स एज अ कंसिडरेशन। व्हेन विल द शेयर्स ऑफ एक्स बी लिमिटेड बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड? आप इसको लिस्टेड कब मानोगे? जब अक्वायर कर लिया तो लिस्टेड मान लोगे, एक्स लिमिटेड को लिस्टेड मान लोगे, क्या होगा सर? ये तब का केस है जब एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी को अक्वायर करती है। सर हमारा चैप्टर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट काफी क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, इस पे ये भी मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। देखो आप लोगों को ये लग सकता है अरे यार डिफिकल्ट है, पर मैं आप लोगों को पूछूंगा आपने क्या किया था ये सबको इजी बनाने के लिए। मैं तो क्लास में, रिविजन में, हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, भाई ये सुन लो, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, बने ना। एमसीक्यूज हर जगह से नहीं बन सकते, बट ये अगर मानोगे थोड़ा सा भी तो मैं कहूंगा ये डुएबल था, ये करके आना चाहिए। बहुत लोगों ने वापस करके आया भी है। सर अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी को अक्वायर करती है तो वो अनलिस्टेड लिस्टेड नहीं हो जाती, वो अनलिस्टेड लिस्टेड तभी होती है जब वो सेबी को अप्लाई करके अपने आप को लिस्टेड बना लेती है, ऑटोमेटिकली लिस्टिंग नहीं होती है। तो कब आप लिस्टेड कहलाओगे? व्हेन एल एक्स लिमिटेड लिस्ट इट शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तभी ना बनोगे। दूसरा, व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन गेट्स कंप्लीटेड, नहीं भैया। तीसरा, when the process of acquisition gets completed, X Limited will be considered as listed after SEBI approval, नहीं भैया। When the process of acquisition gets completed, MC approval, नहीं भैया, वो तो MC approval वाला मैंने जबरदस्ती बनाया। आंसर है X, जब आप लिस्ट होगे तभी आप लिस्ट होगे। आप अगर अलग से जाके लिस्टिंग नहीं करवाते, और मैंने वापस यहाँ पे सेक्शन 232 का रेफरेंस डाल दिया है कि अगर ट्रांसफर और ट्रांसफररी कंपनी, मतलब अगर अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी को अक्वायर कर रही है तो क्या होगा, ये पूरा प्रोविजन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, समझे? नेक्स्ट, in a firm, if the total number of partners are 5, out of this 5 members 2 are eligible to be appointed as registered valuer। टोटल कितने मेंबर है? 5। 5 में से कितने एलिजिबल है? 2। क्या बनने के लिए? रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए। इस सच पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब सर मेरे को नहीं पता, कुछ बच्चों का मैंने कमेंट्स देखा था, वो कह रहे थे कि सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की पेनल्टी कौन याद करता है? बेटा मेरे को नहीं पता, पर पिछले 2-3 अटेम्प्ट में से कोई एक अटेम्प्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर की पेनल्टी आई है सीधा। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी करोगे ना, आपको पता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंपनी की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी अपडेटेड बॉस। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पेनल्टी पे क्वेश्चन नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे मैं
आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्या सीन चल रहा है। शुरू के 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में इन्होंने नहीं पूछा, अभी ये लोग लगातार पूछ रहे हैं। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर ये सर याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। आप बताओ 5 मेंबर है तो कितने मेंबर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनेंगे? द प्रोविजन वॉज लोअर ऑफ 3 मेंबर्स, और जितने मेंबर्स एक्चुअल में है उतने मेंबर्स क्या बनेंगे अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए खुद एलिजिबल है। तो आप वो फॉर्म को रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रजिस्ट्रेशन करवा ला सकते हो। मतलब सर एक फॉर्म में 5 मेंबर है, 5 में से अगर इतने मेंबर आरबी बनने के लिए एलिजिबल होंगे तो ये फॉर्म जाके अपने आप को रजिस्टर करवाए। सर ये फॉर्म में 5 मेंबर अगर है ना, तो उसमें लोअर ऑफ 3 मेंबर्स और एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लोअर, उतने खुद रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो सर आंसर क्या है? नो मिनिमम 3 पार्टनर शुड बी एलिजिबल, नहीं। नो मिनिमम 2/3 शुड बी, नहीं। यस मिनिमम 3 पार्टनर शुड बी एलिजिबल, नहीं। नो लोअर ऑफ 3 पार्टनर्स और ऑल पार्टनर शुड बी एलिजिबल टू बिकम। सर यहाँ पे कितने हैं? लोअर ऑफ 3 और ऑल, 3 और 5, तो टोटल 3। मिनिमम 3 पार्टनर्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए एलिजिबल थे, तो लॉ ने क्या बोला? लॉ ने बोला भैया अब तुम नहीं बन सकते, तो अब तुम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। तो आंसर डी इज द ऑप्शन। सर एलिजिबिलिटी ऑफ अ फॉर्म लोअर ऑफ 3 और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स आर नॉट आरवी, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर इतने लोग आरबी नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब क्या? मैं समझाऊंगा ये सब क्लास में, भी हमारे समझाने की क्लास नहीं है, बट बेसिकली क्या कहा मैंने, आपको प्रोविजन आना चाहिए। सर ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया, मैंने इसको पेंडिंग में भी डाला था, मैं इसको एक बार अभी टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ये पेंडिंग नहीं, ये वाला पेंडिंग था। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर डे। यस सर, ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत वेल फ्रेम्ड नहीं मिला। मेरे को मिलता तो मैं आपको बताता, पर वेल फ्रेम्ड नहीं मिला। क्या क्या है ये वेबसाइट, क्या है ये? मेरे को लगा नहीं था इतना इतना परेशान करेगा, पर पढ़ो सर क्या लिखा है। An inspection was going on by an inspector. Later, CG directed SFIO to do the investigation. Whether both inspector and SFIO will continue parallelly. सर हमको पता है कि जहां SFIO आ जाता है वहां पे कंपनीज एक्ट के अंडर कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। यहाँ पे जो केस था ना, यहाँ पे इंस्पेक्टर कंपनीज एक्ट के अंडर इंस्पेक्शन कर रहा था, तो क्या वो पैरेलली कंटिन्यू करेगा? नहीं सर, वो रुक जाएगा, एसएफआईओ आगे बढ़ेगा। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, कौन रुकेगा? पहला एसएफआईओ रुकेगा, इंस्पेक्टर आगे बढ़ेगा, नहीं। दूसरा इंस्पेक्टर रुकेगा, एसएफआईओ आगे बढ़ेगा, हाँ। तीसरा एसएफआईओ विल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट, नहीं। और चौथा बोथ एसएफआईओ एंड इंस्पेक्टर विल कंटिन्यू पैरेलली, नहीं। सर आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है आपका? सुनो, आंसर है इंस्पेक्टर टू होल्ड एंड एसएफआईओ टू कंटिन्यू। क्या है आंसर आपका? इंस्पेक्टर टू होल्ड एंड एसएफआईओ टू कंटिन्यू। समझे? दी एंड। कैलकुलेटिंग। कुछ तो भी रिजल्ट देगा सर। पर सर रिजल्ट से मतलब नहीं है, कुल मिला के मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों अपना क्वेश्चंस काफी अच्छे आए थे। एग्जाम हॉल में मानता हूं कि जब हम 30 मार्क का, एक तो हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि 30 मार्क के एमसीक्यू में 25-24 तो ले आएंगे। पर ये क्वेश्चन से बहुत एविडेंट है, निधि कंपनी से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो ये अगले अटेम्प्ट में इतना नहीं पूछेंगे। अमेंडमेंट था करके पूछा, तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने फेमा से भी क्वेश्चन पूछा, सेबी एलओडीआर से भी पूछा, डायरेक्टर वायरेक्टर से ज्यादा नहीं पूछा, एक पूछा, वो भी आपका बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं पूछा। तो डायरेक्ट एमसीक्यूज में ना, बहुत अपेरेंटली ये समझ आ रहा है मेरे को, डायरेक्टर्स में इनका फोकस नहीं है। एमसीक्यूज में ये लोग वो एरिया सेबी से इतने क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, और इतने मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो पढ़ के गया उसको सारे आएंगे, जो पढ़ के नहीं गया उसको नहीं आएंगे। तो आई थिंक इट वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट। दैट शोज वन थिंग, जो हम लोग सोच रहे हैं कि कल को अगर सेल्फ पेस्ड में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि एमसीक्यूज में जो ये लोग क्वेश्चन डालने की सोच रहे हैं, ये लोग सही मतलब थोड़े रिलेटिवली इजी रखेंगे, कि इस तरह का अगर 30 मार्क की जगह तुम 100 मार्क का एमसीक्यू पूछ लोगे, तो यार डर है बहुत। क्योंकि ऐसा नहीं कि एमसीक्यू आएंगे तो ओए 100 में से 100 में से 80 आ गए, क्योंकि हमको एक एविडेंस मिला कि इस तरह का एमसीक्यूज भी आते हैं। बट गाइस मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कभी भी पेपर को जज करने के पहले अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, अपनी प्रेपरेशन स्ट्रांग रखो, पूरा जाकर के जान लगा दो पेपर में, और उसके बाद बताओ। पास तो यार इस पेपर में तुम हो जाओगे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव का डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्टिव में अपनी कोशिश, वैसे कोई नया क्वेश्चन आया नहीं डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा, पर ब्रॉडली पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें तुम आराम से 70 में से 31 नंबर तो स्कोर करने वाला पेपर था इस बार। और 10 मार्क एमसीक्यू से उठाते तो 40 नंबर आ जाते, पेपर पास होने का था। पर मेरे को पता है, तुमको भी पता है, हमने बहुत मन बना के गए थे कि एग्जामेशन लाने। पर मेरे को पता है, तुमको भी पता है, शुरू के तीनों पेपर लाइट आए थे, तो लॉ में थोड़ा सा तो डिफिकल्टी रहना चाहिए था। रहना चाहिए था मतलब वो आईसीआई का नियम है, वो विधि का विधान है। तो वी शुड हैव बीन मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। दिस पेपर वाज नथिंग बट एक्सपेक्टेड।
एमसीक्यूज आई वुड से टफ था, डिस्क्रिप्शन आई वुड से थोड़ा मीडियम से कम था, तो मिला करके एक मीडियम पेपर बनता है। यस, एमसीक्यूज के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, एडवर्टाइजमेंट करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो समरी बुक का नया एडिशन आ रहा है वो कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ऑर्डर करना है तो शुभमसिंगल.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। कसम से एडवर्टाइज नहीं कर रहा दोस्त, वो समरी नोट्स आपकी हेल्प कर रही है, इसलिए बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना। होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू मेक श्योर दैट इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट गाइस, कम सही में बता रहा हूँ, काफी मेहनत लगी है। अगर मजा आया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर तुम नवंबर 22 वाले हो और तुम्हारा अगर मूड खराब हुआ है, तो दोस्त कैसे खुश रह सकता है? उसको वीडियो भेजो, उसको बोलो देख बेटा सॉल्व कर जरा, बता कितने आ रहे हैं। बस ये ना हो जाए कि उसके अच्छे आ जाए और वापस हमको बोल के हमारा मूड और खराब कर दे। बट होपफुली May 23 और November 23 वालों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।